हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक पूर्ति की परिभाषा, बाजार पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति, पूर्ति का नियम, इनकी बात की है। और हमने जब पूर्ति के नियम की बात की थी उसमें कहा था कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। यही पूर्ति का नियम कहता है। और इसी नियम पर एक क्रॉस क्वेश्चन आया है। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि देखा जाता है बाजार में जब प्याज की कीमत बढ़ती है तो बाजार में प्याज की शॉर्टेज भी हो जाती है। अगर पूर्ति बढ़ती है तो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा प्याज बाजार में दिखना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या पूर्ति का नियम गलत है या फिर बात कुछ और है ना? इसको जानने के लिए जरूरी है कि हम पूर्ति के नियम के साथ साथ हम पूर्ति फलन या पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बारे में भी जानकारी रखें। जब हम पूर्ति फलन को समझेंगे तो हम क्लियर हो पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कीमत बढ़ने पर भी किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। तो हम पूर्ति फलन, इसको बोर्ड में लिखने में टाइम लगता है काफी ज्यादा, इसको पहले से लिखा हुआ है। तो पूर्ति फलन होता है एस एक्स इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, goals of firm, expected price of goods, natural factors, communication and technology, taxation policy and agreement between suppliers, agreement among suppliers भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये होते क्या हैं, हम इनकी बात करते हैं। ठीक है। पूर्ति फलन, जो पूर्ति फलन होता है, पूर्ति फलन का मतलब ये है कि जो किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा उसके निर्धारक तत्वों पर निर्भर करती है, उसके निर्धारक तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। या हम कहेंगे कि किसी वस्तु की पूर्ति की जो मात्रा होती है वो उस वस्तु के जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन पर निर्भर करती है। इसी को पूर्ति फलन कहा जाता है। और पूर्ति फलन को एक इक्वेशन के रूप में, एक मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, एस एक्स या सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑफ एक्स, price of inputs of X, technology used to produce to supply goods X, and goals of firms, expected price in future of X, expected price of X in future, and natural factors, C for communication and technology used in supply of that goods, and taxation policy related to that goods, and agreement amongst suppliers. तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एस एक्स का मतलब क्या है? एस एक्स का मतलब है वस्तु एक्स की पूर्ति। हमने यहाँ पे मान लिया है कि एस एक्स मतलब एक्स की पूर्ति। एक्स एक वस्तु है, हमने यहाँ पे मान लिया है। उदाहरण है, काल्पनिक उदाहरण है, माना वस्तु का नाम है एक्स, माना वस्तु एक्स है। ठीक है, वस्तु का नाम एक्स है। तो एस एक्स का मतलब है एक्स की पूर्ति। पी एक्स का मतलब है जिस वस्तु की, यानी एक्स की कीमत। पी आर का मतलब है एक्स की संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक पूरक वस्तु और दूसरी स्थानापन्न वस्तु। तो एक्स की पूरक वस्तु की कीमत और एक्स की स्थानापन्न वस्तु की कीमत। पी आई का मतलब है साधन की कीमत। वो साधन जो वस्तु एक्स का उत्पादन करने में यूज किए जा रहे हैं उसको हम कहेंगे साधन। उन साधनों की कीमत पर भी उस वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है किसी वस्तु का उत्पादन करने में, वहां पर टेक्नोलॉजी आ जाती है। फर्म के लक्ष्य यानी गोल्स क्या है, फर्म के जो प्रोडक्शन कर रही है, जो सेल कर रही है, जो प्रोडक्ट को जो है सेल कर रही है, मार्केट में बेच रही है, उसका टारगेट क्या है, उसका गोल्स क्या है, इस पर भी उस वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। और एक्स की भविष्य में संभावित कीमत, ई का मतलब है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई का मतलब है एक्स की भविष्य में संभावित कीमत। जिस वस्तु की पूर्ति की बात की जा रही है उसकी कीमत भविष्य में, उसकी कीमत का क्या अनुमान सप्लायर द्वारा या सेलर द्वारा लगाया जाता है, इस पर भी वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। प्राकृतिक संसाधन को एन से डिनोट किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज। और इसी प्रकार संचार और यातायात को सी से डिनोट किया गया है। संचार और यातायात पर भी किसी वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। किसी वस्तु की पूर्ति उस पर लगाए गए टैक्स की जो पॉलिसी होती है, सरकार जो टैक्स लगाती है उस किसी वस्तु पर,
उसकी पूर्ति उस टैक्स से भी प्रभावित होती है। और जो बेचने वाले लोग होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनके बीच में आपस में कोई समझौता भी हो सकता है, उस समझौते से भी किसी वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहले दो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं इस पूरे इक्वेशन में, ये पहली दो बातें, ये पहले दो चर हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों पूर्ति के नियम को बात करते हैं। यानी पूर्ति के नियम में हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, एक सप्लाई ऑफ एक्स और दूसरा प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक्स की कीमत और एक्स की पूर्ति, एक्स की सप्लाई। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य कारक हैं, ये अन्य डिटर्मिनेंट्स हैं, जो जब हम पूर्ति का नियम कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, तो वो अन्य बातें ये सब है, ये जो सेट है डिटर्मिनेंट्स का, इसको हम अन्य बातें कहते हैं। अन्य बातें, ये पी आर से लेकर ए तक जो भी हमने लिखे हैं, ये सब अन्य बातें हैं। तो ये अन्य बातें समान रहते हुए, यानी इन अन्य बातों में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसे सप्लाई होने से शुरू में, सप्लाई की शुरुआत में जैसे थे, अगर ये वैसे ही बने रहेंगे तो कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाएगी, ये पूर्ति का नियम कहता है। अगर इनमें परिवर्तन होता है तो फिर सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, या पूर्ति का नियम लागू होगा या नहीं होगा, या पूर्ति का नियम बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह लागू नहीं होगा, ऐसी बातें हम कह सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है किसी वस्तु की, ये तो हम बात कर चुके हैं नियम में, पूर्ति के नियम में। अब हम बात करते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं वस्तु का, माना वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है पेन। पेन एक वस्तु है। अब पेन से संबंधित वस्तुएं दो वस्तुएं हैं, जो पेन से संबंधित वस्तुएं हैं, दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक होती है पूरक और दूसरी होती है स्थानापन्न। पूरक वस्तु क्या होती है? जो किसी अन्य वस्तु के साथ यूज की जाती है। जैसे पेन किसके साथ यूज की जाती है? पेन जो है पेपर के साथ यूज की जाती है, या हम कहते हैं कि इंक के साथ यूज की जाती है। पेपर लिख लेते हैं, पेपर का उदाहरण लेते हैं। पेन जो है पेपर के साथ यानी कागज के साथ यूज में लाया जाता है। तो पेन और कागज एक दूसरे की पूरक वस्तु हो जाते हैं। पूरक वस्तु, ये वस्तु है जिसकी पूर्ति की हम बात कर रहे हैं, ये वह वस्तु है जिसकी पूर्ति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इस वस्तु की जो पूरक वस्तु है, संबंधित वस्तु है, पूरक वस्तु है, वो है कागज। और इसी वस्तु की एक स्थानापन्न वस्तु हो सकती है, यानी ऐसी वस्तु जो पेन की जगह काम कर सकती है। और हम जानते हैं कि ये पेंसिल हो सकती है। पेन और पेंसिल तो अलग अलग वस्तुएं हैं। पेंसिल पेन की पूरक वस्तु है। अगर हमको कई बार हम देखते हैं कि हमें लिखने के लिए कुछ चाहिए, पेन नहीं मिलती है बाय द वे, या पेन आसपास में नहीं होती है, या पेन अवेलेबल नहीं होती है, तो हम पेंसिल का यूज कर लेते हैं। तो वस्तु है, जिस वस्तु की पूर्ति की हम बात कर रहे हैं वो वस्तु है पेन, और पेन की स्थानापन्न वस्तु है पेंसिल, और पेन की पूरक वस्तु है कागज। ठीक है। अब देखते हैं हम इनकी कीमतें, यानी कागज की कीमत पेन की पूर्ति को कैसे प्रभावित करेगी, और स्थानापन्न यानी पेंसिल की कीमत पेन की पूर्ति को कैसे प्रभावित करती है, इसको हम जरा देखते हैं। देखिए क्या होता है। हम पेन की पूर्ति पर बात कर रहे हैं। ठीक है। पेन की पूर्ति पे क्या असर होगा? मान लीजिए कागज की कीमत बढ़ जाती है, कागज की कीमत बढ़ जाती है, तो जो कागज बेचने वाला, जो कागज का जो सेलर होगा, वो क्या करेगा? कीमत बढ़ने पर पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति बढ़ा देगा। कीमत बढ़ने पर कागज की कीमत बढ़ने पर कागज की पूर्ति बढ़ जाती है। अब कागज की पूर्ति बढ़ जाएगी तो कागज की पूर्ति बढ़ेगी तो कागज का यूज क्या होगा? कागज का यूज साधारण बात है कि लिखने के लिए यूज होगा, है ना। तो कागज की जैसे ही पूर्ति बढ़ेगी तो लिखने का काम बढ़ जाएगा, और लिखने का काम बढ़ेगा तो पेन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कागज की कीमत बढ़ने पर पेन की पूर्ति बढ़ जाती है, इस तरीके से। ठीक है। और अगर कागज की कीमत कम होती है, मान लीजिए कीमत कम हो जाती है, तब क्या होगा? जो कागज बेचने वाला व्यक्ति है
उसको कागज की कीमत कम हो गई है, कागज की कीमत गिर गई है, तो अब उसको कागज बेचने में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, उसको लाभ नहीं होने वाला है। तो वो क्या करेगा, कागज की सप्लाई कम कर देगा, और कागज की सप्लाई कम हो जाएगी तो लिखने का काम भी कम हो जाएगा, और लिखने का काम कम होते ही पेन की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पूर्ति भी, पेन की पूर्ति भी गिर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरक वस्तु है, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, या फिर पूरक वस्तु की कीमत गिरने पर वस्तु की पूर्ति गिर जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत, यानी पेंसिल की कीमत, यहां पर हम पेंसिल का उदाहरण ले रहे हैं, पेंसिल की कीमत पेन की पूर्ति को कैसे प्रभावित करती है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु पेंसिल है, मान लीजिए पेंसिल की कीमत बढ़ जाती है, पेंसिल की कीमत बढ़ती है तो जो सेलर है या बेचने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, जो पेंसिल बनाने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो पेंसिल का उत्पादन बढ़ा देगा। और पेंसिल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो साधन पेन के उत्पादन में लगे हुए हैं, या पेन को बेचने में जो साधन लगे हुए हैं, वो उन साधनों को वहां से निकालकर पेंसिल के उत्पादन में लगा देता है, पेंसिल की बिक्री में लगा देता है। पेन में इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि पेन की कीमत पहले के स्तर पर बनी हुई है, अभी हम पेन की कीमत की कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पेन की पूर्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब चीजें कांस्टेंट हैं, सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन पेंसिल की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में पेंसिल का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा उत्पादक द्वारा। उत्पादन बढ़ेगा तो पेंसिल की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, और जब पेंसिल की पूर्ति बढ़ेगी तो जो साधन है, वो साधन जो है सब पेंसिल के उत्पादन में लग जाएंगे, या ज्यादा साधन पेंसिल के उत्पादन में लग जाएंगे। और वो, क्योंकि पेंसिल जो है पेन की तरह लिखने का काम करती है, तो पेन के उत्पादन में लगे हुए जो साधन है वहां से हटा दिए जाएंगे। तो इसका असर क्या होगा, पेंसिल की कीमत, साधन, पेन के उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं उनमें कमी आ गई है, तो पेन का उत्पादन कम होगा और पेन की पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो पेंसिल की कीमत बढ़ने पर पेन की पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही अगर पेंसिल की कीमत गिरती है तो फिर पेन की पूर्ति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं की कीमत से उस वस्तु की पूर्ति कैसे प्रभावित होती है। अगर पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, और अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है या गिर जाती है। तो इस तरीके से जो PR है, जो X की पूरक वस्तुएं हैं या किसी वस्तु की पूरक संबंधित वस्तुएं हैं, वो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। अब अगला देखते हैं हम, साधन की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत से पूर्ति प्रभावित होती है, पूरक वस्तु से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, और जो स्थानापन्न वस्तु होती है उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, विपरीत रूप से प्रभावित होती है। साधन की कीमत की बात करते हैं। साधन की कीमत अगर बढ़ती है, साधन की कीमत बढ़ने का क्या असर होता है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है, और उत्पादन लागत बढ़ने से क्या होता है, उत्पादक के लाभ कम होने की संभावना होती है, यानी लाभ कम हो जाते हैं। ठीक है, और जब लाभ कम होते हैं तो लाभ कम होने की स्थिति में पूर्ति भी कम हो जाती है। जो उत्पादक होता है वो पूर्ति को कम कर देगा, उत्पादन कम कर देगा, है ना। लाभ कम होता है, लागत बढ़ने की वजह से लाभ कम होने की संभावना होती है, या हम ये कह देंगे कि इसी को हम कह सकते हैं कि उत्पादन कम हो जाता है। लाभ कम होने की संभावना से उत्पादन में कमी आ जाती है, और जब उत्पादन कम होता है तो पूर्ति भी कम हो जाती है, यानी पूर्ति भी गिर जाती है। तो साधन की जो कीमत है अगर वो बढ़ रही है तो इसका सीधा असर पूर्ति पर जो होगा वो पूर्ति
गिरने पर हो जाएगा, यानी पूर्ति में कमी हो जाएगी। और अगर साधन की कीमत गिरती है तो उत्पादक क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर देंगे, और ज्यादा वस्तु का उत्पादन करेंगे तो बाजार में पूर्ति भी बढ़ जाएगी। यानी साधन की कीमत और वस्तु की पूर्ति में विलोम संबंध होता है। साधन की कीमत अगर गिर रही है तो पूर्ति बढ़ जा रही है, साधन की कीमत अगर बढ़ रही है तो पूर्ति गिर जा रही है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि साधन की कीमत का वस्तु की पूर्ति पर विपरीत संबंध होता है या विलोम संबंध होता है। फिर अगले बात पे आते हैं हम, टेक्नोलॉजी। अब देखिए टेक्नोलॉजी कैसे किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। एक उदाहरण लेते हैं हम पब्लिकेशन, प्रकाशन का, है ना, प्रकाशन, या हम इसको प्रकाशन मतलब जो किताबें छापी जाती हैं, किताबें छाप के जो है लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, उसको प्रकाशन कहते हैं। ठीक है, देखो आज से अगर हम 1000 साल पहले की बात करें, 1000 साल भी नहीं बल्कि लगभग 600-700 साल पहले की बात करें, तो हमारे पास किताबें छापने के लिए कोई बहुत पारंपरिक तरीके थे, पुराने तरीके थे, यानी हाथ से लिखा जाता था, हाथ से लिखकर किताबें तैयार की जाती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था, किताबों की कुछ मात्रा सप्लाई, किताबें बनती थी, तब भी किताबें बनती थी, लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से पेपर बनाया जाता, सब कुछ हाथ से होता था, और फिर बेची जाती थी, उनका प्रकाशन होता था। तो कुछ मात्रा में पूर्ति होती थी, कब, जब पारंपरिक रूप से किताबें छपती थी। पारंपरिक रूप से मतलब हाथों से लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी। ठीक है, यानी हाथ से लिखी जा रही है, पारंपरिक रूप से के बजाय हाथ से किताबें लिखी जाती थी। इसको हम लिख सकते हैं पेन से लिखी जा रही है, हाथ से लिखी जा रही है। तो तब क्या होता था, किताबें, जैसे आपने एक किताब छाप दी, एक किताब लिखी है, उसको लिखने में अगर 6 महीने लग गए हैं, तो फिर अगली किताब को लिखने में फिर 6 महीने लग जाएंगे, है ना, फिर अगली किताब के लिए फिर 6 महीने लग जाएंगे, यानी सेम एक ही किताब की अलग अलग कॉपी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, तो ये पारंपरिक रूप से इस तरीके से होता था। तो अब क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस जब बनी तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, किताबों के छपने की स्पीड बढ़ा दी। एक किताब आपने एक बार लिखी और उसको जो है प्रिंटिंग प्रेस में उसके जो सांचे बनते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, मशीन में डाला उसको, और फिर धड़ाधड़ जो है एक के बाद एक कई सारी कॉपी निकाल ली। ठीक है, तो अब क्या, ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, प्रिंटिंग प्रेस से जो किताबें लिखी गई, वो पहली किताब लिखने में जरूर थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन उसके बाद की जो कॉपीज थी वो सब जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती थी, यानी सप्लाई बढ़ गई, पूर्ति बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। जब टेक्नोलॉजी में सुधार होता है तो टेक्नोलॉजी में जो सुधार होता है वो क्या करता है, पूर्ति को बढ़ा देता है। टेक्नोलॉजी में सुधार किसी वस्तु की पूर्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, अब आजकल क्या है, अब आजकल जो है अब इंटरनेट का जमाना आ गया है, आप जो है डिजिटली सब कुछ लिख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि लगभग हर आदमी, कोई फेसबुक पर लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पर लिख रहा है, कोई जो है किसी ब्लॉगिंग साइट्स पे लिख रहा है ना। तो बहुत सारे पब्लिकेशंस बन गए, यानी अब जो है किताबें छपने की जो स्पीड है, या किताबें छपने की जो किताबें छप रही हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में छप रही है। ऐसा न्यूज के मामले में भी हम कह सकते हैं, प्रकाशन, किताब और न्यूज दोनों की हम बातें की जा सकती हैं। तो अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है उसने किताबों की पूर्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम देखते हैं कि जो किताबें हमको, जो किताबें ऐसे पेपर के रूप में जो किताबें हमें मिलती हैं, अगर मैं इस किताब की बात करूं, ये किताब हमको बाजार से लगभग 1200-1300 रुपए की किताब है। लेकिन अगर ये किताब अगर आप हम पीडीएफ में देखेंगे या डिजिटल फॉर्म में देखेंगे तो 300, 400, 500, यानी काफी सस्ती है। और इससे क्या हो गया है, पूर्ति काफी बढ़ गई है। अब जो है काफी आसानी से जो है इसको छापा जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो जो टेक्नोलॉजी में सुधार होता है, ये टेक्नोलॉजी में सुधार किसी वस्तु के उत्पादन पूर्ति को बढ़ा देता है, पूर्ति में वृद्धि कर देता है। इसको हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से वस्तु की पूर्ति
सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। और अगर पुरानी टेक्नोलॉजी जो है, जैसे अब हाथ से किताबें लिखने का जो तरीका होता था, हाथ से पेपर बनाने का तरीका होता था, वो जो गायब हो गया, तो अब उस तरीके से वस्तु की सप्लाई संभव नहीं है। लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा सप्लाई है वस्तुओं की, किसी भी वस्तु की ज्यादा सप्लाई की जाती है अब। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में सुधार से किसी वस्तु की पूर्ति सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है। अब अगला है फर्म के लक्ष्य। देखिए, जो सप्लायर होता है, जो सेलर होता है, उसका लक्ष्य क्या है? अगर उसका लक्ष्य जो है, उसका लक्ष्य लाभ कमाना हो सकता है, ठीक है, लाभ अधिकतमीकरण हो सकता है, या फिर बिक्री अधिकतमीकरण हो सकता है, सेल मैक्सिमाइजेशन, बिक्री अधिकतमीकरण, सेल मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब इन दोनों स्थितियों में क्या होगा हम देखते हैं इसको। मान लीजिए कोई सेलर है, हम लोग अक्सर दुकानों में, अपने बाजार में या कहीं पे भी हम अपने आसपास देखते हैं, कोई व्यक्ति एक सामान बेचता है और उससे 100 रुपए कमा लेता है, और कोई दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरा सेलर होता है, उसको वही 100 रुपए कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10, 20, 25 या 50 यूनिट्स तक बेचनी पड़ती है, किसी किसी को तो 100 से भी ज्यादा यूनिट बेचनी पड़ती है। ठीक है, तो अब दोनों में क्या होगा, अब जिसका उद्देश्य लाभ कमाने का है, उसको तो एक यूनिट से ही लाभ हो गया 100 रुपए के बराबर, तो वो क्या करेगा, एक यूनिट बेचेगा और उसका लाभ जो है अधिकतम हो गया 100 रुपए। अब वो क्या करेगा, सप्लाई एक पर ही रोक देगा, उसके बाद की यूनिट नहीं बेचेगा। बिक्री अधिकतमीकरण में क्या है, अब बिक्री का अधिकतमीकरण वो तरीका वो फर्म अपनाती हैं, वो सेलर्स जो है अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने का तरीका अपनाती हैं, जिनको ज्यादा यूनिट बेचने पर ज्यादा फायदा होता है ना, यानी ज्यादा यूनिट बेचने पर फायदा होता है। तो जिनको ज्यादा यूनिट बेचने पर अपने बिजनेस के इंटरेस्ट नजर आते हैं, वो बिक्री अधिकतमीकरण का रास्ता अपनाते हैं, यानी उनकी फर्म का जो लक्ष्य होता है वो सेल मैक्सिमाइजेशन होता है, और जो लाभ अधिकतमीकरण के तरीका अपनाते हैं, जिनकी फर्म का लक्ष्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का तरीका अपनाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमम कम यूनिट पे भी हो सकता है और ज्यादा यूनिट पे भी हो सकता है। अगर कम यूनिट पे हो रहा है तो फिर इससे पूर्ति बढ़ने की संभावना नहीं है, यानी ये पूर्ति से संबंधित है, लेकिन ये पूर्ति को बढ़ाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सेल मैक्सिमाइजेशन अगर फर्म का उद्देश्य है, फर्म का लक्ष्य है, तो फिर इससे क्या होगा, बिक्री बढ़ जाती है। बिक्री बढ़ जाती है कहने का मतलब यह है कि पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानते हैं कि फर्म के लक्ष्य के कारण भी किसी वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। ठीक है, फिर अगला है ई का मतलब एक्स की भविष्य में संभावित कीमत। अब कोई वस्तु है, उसकी भविष्य में क्या कीमत होने वाली है, उसकी कीमत भविष्य में कितनी होगी, अगर सेलर को इसका कोई अनुमान हो जाए, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात बैठ जाए जिससे उसकी उस वस्तु की भविष्य की कीमत का अनुमान शामिल हो, तो फिर उसके बेचने के तरीके बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं हम इसको देखते हैं। मान लीजिए एक शेयर है ना, किसी कंपनी का शेयर है और इसकी कीमत है, शेयर की कीमत है ₹50 पर यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका दिन का कारोबार शुरू होता है, दिन का मतलब हम आज की डेट लेते हैं, 27 दिसंबर सुबह 10 बजे बिजनेस शुरू होता है। ठीक है, 10 AM पे बिजनेस शुरू होता है सपोज, और शुरू होते ही पता चलता है कि इस शेयर की कीमत बढ़कर अब हो गई है 52 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब देखो क्या है, बेचने वाले जिसको शेयर बेचना था, जो 50 रुपए पर यूनिट पे शेयर अपने पास रखा हुआ था, वो क्या करता है, 52 के रेट पर कुछ यूनिट बेच देता है, क्योंकि उसको 50 पे 2 रुपए का फायदा होता है। ठीक है, अब वो थोड़ी देर में 10 AM मतलब 11 AM पर फिर से देखता है कि कीमत बढ़ के फिर से 55 रुपए पर यूनिट हो गई है। ठीक है, अब वो अपनी सारी यूनिट 52 पे नहीं बेचेगा, क्योंकि कोई भी सेलर जो होता है वो धीरे धीरे अपनी बिक्री बढ़ाता है, क्योंकि उसको ये अनुमान होता है कि हो सकता है भविष्य में कीमत और बढ़ जाए। 55 के रेट पे वो थोड़ी ज्यादा यूनिट बेचेगा। 50 के रेट पर उसने सारी यूनिट होल्ड की थी, मान लीजिए 100 यूनिट उसके पास थी,
52 के रेट पर उसने 10 यूनिट बेच दी, है ना, तो अब रह गई 90 यूनिट, -10 कर दी तो 90 यूनिट रह गई। 55 का रेट और ज्यादा हो गया, अब आप उसको जो है अब 52 के रेट 55 के रेट पर और ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हो सकता है वो इस बार 20 यूनिट निकाल दे, है ना, तो रह जाएंगे 70 यूनिट्स। फिर वो 12 बजे देखता है कीमत और बढ़ गई है, कीमत बढ़ के सपोज 60 हो गई है। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, नॉर्मली उसको ज्यादा बिक्री कर देनी चाहिए, है ना, उसको 70 में से जो बचे हुए 70 यूनिट्स हैं इसमें से 25 30 या 40 यूनिट निकाल देनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। वो क्या करता है, उसका दिमाग दूसरे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। कैसे दूसरे तरीके से, वो सोचता है कि यार 10 बजे जो है 52 का रेट था, 11 बजे 55 का रेट है, 12 बजे 60 का रेट है, हो सकता है 1 बजे 70 का रेट हो जाए या 60 से ज्यादा रेट हो जाए, हो सकता है 2 बजे 90 का रेट हो जाए, या हो सकता है कल या परसों रेट ज्यादा हो और ज्यादा हो जाए, 100 का रेट मिल जाए किसी दिन। तो वो क्या कर लेगा, अपनी बची हुई 70 यूनिट्स को होल्ड कर लेता है, इनको होल्ड कर लेता है और वेट करता है कि वो जो जो कीमत, वो जिस कीमत तक जाने की उम्मीद करता है, वो मान लो उम्मीद करता है कि कल तक की कीमत जो है 80 रुपए होने वाली है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसके रेट जो है 80 होने का वेट करेगा, 80 रुपए पर यूनिट होने का वेट करेगा, 70 यूनिट को होल्ड कर देगा, यानी 70 शेयर्स को होल्ड कर देगा, बेचेगा नहीं। कब तक नहीं बेचेगा, जब तक वो अनुमानित कीमत तक न, उसके अपने अनुमान, अपने दिमाग में जो कल्पना बैठी हुई है उस रेट तक जब तक वो नहीं पहुंच जाता है तब तक वो नहीं बेचेगा। अब कीमत जो है 70 हो गई, मान लीजिए 1 बजे 1 PM पर अगर शेयर की कीमत 65 रुपये पर यूनिट है, तो वह सप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि उसकी कीमत 80 रुपये होने वाली है ना, तो यहां पर कीमत बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ती है। कहां पर, 60 से 65 होने पर, 60 से जब 65 रुपये पर यूनिट जब कीमत होती है, उस समय वो अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाता है। इसलिए नहीं बढ़ाता है क्योंकि उसको लगता है कि भविष्य में कीमत और बढ़ सकती है, और जब कीमत और बढ़ेगी उस समय बेचने पर उसे ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लाभ होगा, इसलिए वह कभी कभी कीमत बढ़ाने पर सप्लाई को नहीं बढ़ाता है। तो ये इस तरीके से भी किसी वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। फिर अगला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनसे भी किसी वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। मान लीजिए भारत में अभी पेट्रोल 90 रुपए लीटर है, 95 रुपए लीटर है, या 100 रुपए लीटर है, ठीक है, और अचानक से भारत में कहीं पर कोई ऐसे प्राकृतिक यानी ऐसा कोई खान मिल जाती है, ऐसी कोई ऐसा कोई बेड मिल जाती है, रॉक बेड मिल जाती है जिसमें बहुत सारा जो है तेल निकाला जा सकता है ना, बिल्कुल सऊदी अरब की तरह तेल निकाला जा सकता है। तो क्या होगा, तुरंत यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी, और टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा, उस तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। जो टेक्नोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी, जो भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थों के, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं कहना चाहिए बल्कि जो फ्यूल्स हैं, है ना, डीजल पेट्रोल, इसके खोज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है भारत के पास उपलब्ध है, लेकिन भारत के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन इनको कहीं पे मिल जाते हैं, कोई नए खजाने की खोज हो जाती है, कोई नए खान की खोज हो जाती है, कोई नई ऐसी रॉक बेड की खोज हो जाती है जहां से फ्यूल निकाले जा सकते हैं, पेट्रोल डीजल आदि निकाला जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन आने से क्या होगा, भारत में तेल की सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ऐसा एक बार काफी पहले हुआ जब ऑस्ट्रेलिया में जो है सोने की खानों की खोज हुई। ऑस्ट्रेलिया में जब सोने की खानों की खोज हुई तो पूरी दुनिया में जो है सोने की सप्लाई बढ़ गई, है ना। उससे फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया का जो मौद्रिक व्यवस्था थी, जो सोने पर पहले टिकी हुई थी, उसको बदलना पड़ा। भाई उन्होंने कहा सोने की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, अब इसके आधार पर मुद्रा व्यवस्था को चलाना संभव नहीं है। तो उसके पीछे कारण ये था कि सोने की खानों की खोज हुई, और सोने की खानों की खोज होने से पूरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की पूर्ति बढ़ गई। तो प्राकृतिक संसाधन और वस्तु की पूर्ति, इन दोनों के बीच सकारात्मक संबंध होता है। अगर प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं या अधिक हो रहे हैं तो पूर्ति बढ़ जाएगी, है ना। और अगर प्राकृतिक संसाधनों में कमी है, प्राकृतिक संसाधन अगर नहीं है, जैसे भारत में
डीजल पेट्रोल से संबंधित जो प्राकृतिक संसाधन है वो नहीं है, तो भारत में इनकी पूर्ति भी अक्सर कम रहती है। भारत को पेट्रोल, इसीलिए डीजल पेट्रोल जैसी ईंधन जो होता है वो बाहर से आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में इसकी अपनी पूर्ति संभव, अपना उत्पादन जो है, भारत का जो आंतरिक उत्पादन है वो नहीं हो पाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों से इस प्रकार किसी वस्तु की पूर्ति तय होती है। बिल्कुल ऐसे ही संचार और यातायात के मामले में है। हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास बहुत ऐतिहासिक उदाहरण है। ऐतिहासिक उदाहरण क्या है, हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, और वो जो भारत में व्यापार करने जब वो आए 1600 सदी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, और यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भी उनको जो है पूरे अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर से घूम के आना पड़ता था भारत तक, है ना। लेकिन होता क्या है, 1870 के आसपास, 1869 में संभव होता, 1869 में स्वेज नहर बन जाती है। और जब स्वेज नहर बनती है तो उनके जो यातायात की जो दूरी है वो कम हो जाती है। अब उनको अफ्रीका घूमते हुए नहीं आना पड़ता है। अगर आप मैप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से होते हुए फारस की खाड़ी, लाल सागर, अमृत सागर, लाल सागर से होते हुए फारस की खाड़ी से भारत तक अपना व्यापार फैलाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ईस्ट इंडियन कंपनी, या फिर हम जो कहते हैं जो यूरोपीय व्यापारी थे या ब्रिटिश व्यापारी थे, उनकी जो है यातायात सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं। यातायात में कम समय लगता है, कम लागत कम हो जाती है। तो उसके बाद 1869 के बाद भारत में जो ब्रिटिश व्यापार की जो पकड़ होती है, यानी ब्रिटिश माल जो यहाँ सप्लाई होता था वो ज्यादा हो जाता है, उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है, और यहाँ और ज्यादा सामान ब्रिटेन से आने लगता है बेचने के लिए, यानी ब्रिटिश माल की पूर्ति बढ़ जाती है। तो जब यातायात के साधन या संचार के साधन सुधरते हैं, है ना, बेहतर होते हैं, जब हम ऊपर की ओर एरो बना रहे हैं तो इसका मतलब है बेहतर होते हैं, जब बेहतर होने की स्थिति में होते हैं तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर जो है बेहतर स्थिति में नहीं है, है ना, कमतर स्थिति में है, तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। इसका एक उदाहरण हम अपने आसपास से भी ले सकते हैं। हम लोगों ने मतलब खासकर जो ग्रामीण भारत से जो लोग आते हैं, जब आज से 30 साल पहले गाँव में सड़कें नहीं होती थी, तो गाँव में टूथपेस्ट जैसी चीज भी नहीं होती थी। लोगों के पास अपने और तरीके होते थे। यानी कहने का मतलब यह है, यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि टूथपेस्ट क्या होता है 30 साल पहले आज से। तो वहां पे गाँव में जो है, जो ग्रामीण भारत है या गाँव में जो है, टूथपेस्ट की सप्लाई बहुत कम थी। अब क्या है, अब लोग टीवी पे विज्ञापन देख रहे हैं संचार के माध्यम से, ये टूथपेस्ट ऐसा है, वो टूथपेस्ट ऐसा है। कोई टूथपेस्ट जो है सांसों में महक लाता है, कोई टूथपेस्ट दांतों में चमक लाता है ना, कोई टूथपेस्ट दांतों को मजबूत बनाता है। तो इस तरह के संचार से हमें इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। और गांव में सड़कें पहुंच गई हैं, सड़कें पहुंचने से वहां ज्यादा सामान पहुंचाना आसान हो गया है। अब हर गांव में हर गांव के हर घर में आपको आसानी से जो है तरह तरह के टूथपेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो टूथपेस्ट की सप्लाई बढ़ गई है। उस सप्लाई के आज जो गाँव में, जो ग्रामीण इलाकों में टूथपेस्ट या इसकी जैसी और भी वस्तुओं की जो सप्लाई बढ़ गई है, उसके पीछे कारण ये है कि वहां यातायात के साधन और संचार के साधन पहुंच गए। ठीक है। तो संचार के साधनों से और यातायात के साधनों से किसी वस्तु की पूर्ति सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। बिल्कुल ऐसे ही कर नीति का भी है। सरकार जिस वस्तु पर कर लगाती है, अगर कर की दर मतलब टैक्स रेट अगर ज्यादा होंगे तो पूर्ति कम होती है। ठीक है। और अगर टैक्स रेट कम है तो पूर्ति बढ़ जाती है। जितने भी एरो हम बना रहे हैं, देखिए जो यहाँ पहला एरो ऊपर की ओर है, पूर्ति का पहला एरो नीचे की ओर है। इसका मतलब यह है कि इसका संबंध इससे है ना। और यहाँ ये पूर्ति की दर का दूसरा एरो नीचे की ओर है, पूर्ति का कर की दर का पहला एरो, दूसरा एरो नीचे की ओर है, पूर्ति का दूसरा एरो ऊपर की ओर है। तो इसका संबंध इससे है। आप इसको क्रमशः देखेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि किसी वस्तु पर अगर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, हैवी टैक्स लगता है, तो उसकी पूर्ति कम हो जाती है। और अगर जो है टैक्स लो है या टैक्स की रेट जो है जीरो है, तो फिर उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही एक और है हमारे पास, एक और कारक है, डिटर्मिनेंट है पूर्ति का, वो है पूर्तिकर्ताओं के बीच समझौता। देखो जो पूर्तिकर्ता होते हैं, सप्लायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं,
उनके बीच समझौता क्या होता है, इस पर भी किसी वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। हम लोगों ने अक्सर देखा है, हम किसी बाजार में जाते हैं तो वहां जितने भी आसपास के दुकानदार होते हैं सब एक ही रेट बोलते हैं किसी भी वस्तु का, और थोड़ी दूरी पर आप चले जाओगे, थोड़ी दूरी की उससे उसी वस्तु की बाजार उसी वस्तु को खरीदने थोड़ी दूरी पर चले जाओ, वहां के दुकानदार का अलग रेट होता है, लेकिन वहां पर के जो आसपास के दुकानदार होते हैं उनका रेट सबका एक जैसा होता है लगभग। इसके पीछे बात यह होती है कि उनका जो आसपास के दुकानदार होते हैं उनको कीमत गिराने या बढ़ाने से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, किसी को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, किसी को फायदा हो जाता है। तो वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि उस दिन या उस खास टाइम पर वो किसी भी वस्तु को जो है किसी खास रेट पर ही बेचेंगे। अगर रेट कम या ज्यादा होगा तो फिर उस कम और ज्यादा के पीछे क्वांटिटी या दूसरी शर्तें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के मामले में भी ऐसा होता है। जब आप जो है मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और गांव के अगल बगल में कहीं कोई टैक्सी है ना, टैक्सी से आना जाना पड़ता है, और तो किराया तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सबको जो है नुकसान होता। 15 किलोमीटर पर अगर 50 रुपये का किराया है तो जरूरी नहीं कि 50-40 रुपये पर उनको नुकसान होता है ना। किसी को 40 पे नुकसान होता है, किसी को 40 पे नुकसान नहीं होता है। सबकी गाड़ियां, सबकी टैक्सी अलग अलग होती है, सबकी टैक्सी की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, लेकिन किराया सब लोग 50 रुपये लेते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि वो टैक्सी यूनियन है, उनके जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं या टैक्सी चलाने वाले जो भी लोग होते हैं उन सबकी एक यूनियन बन जाती है और उनमें आपस में समझौता हो जाता है कि वो उस रेट पर ही, किसी खास रेट पर ही जो है सवारी ढोएंगे, उससे ज्यादा कम रेट पर सवारी नहीं ढोएंगे। तो इससे क्या होता है, उनकी जो जो सर्विस होती है, उनकी सुविधा होती है या उनकी जो सर्विस की जो सप्लाई होती है वो प्रभावित होती है। अगर उनका जो है जो जो समझौता करने वाले लोग हैं, कौन? पूर्तिकर्ता, है ना। पूर्तिकर्ताओं का जो समझौता है, पूर्तिकर्ताओं का समझौता, पूर्तिकर्ताओं के बीच समझौता का समझौता नहीं कहेंगे, पूर्तिकर्ताओं के बीच समझौता अगर पूर्ति बढ़ाने से संबंधित है, पूर्ति को बढ़ाने से संबंधित है तो पूर्ति बढ़ेगी, और अगर पूर्ति को गिराने से संबंधित है यानी पूर्ति कम करनी है, समझौता इस तरह का बना हुआ है, तो फिर पूर्ति कम होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है। कीमत के अलावा जो अन्य कारण होते हैं इन्हीं को हम पूर्ति के नियम में अन्य बातें कहते हैं, जिनके समान रहने पर किसी वस्तु पर पूर्ति का नियम लागू होता है। और इन्हीं सब कारकों को, वस्तु की कीमत, वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत, वस्तु के उत्पादन की कीमत, वस्तु के उत्पादन में लगी टेक्नोलॉजी, वस्तु के उत्पादन में लगे फर्मों का लक्ष्य क्या है, वस्तु की भविष्य में संभावित कीमत क्या होने वाली है, वस्तु से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति क्या है, और उस वस्तु के व्यापार से वस्तु की पूर्ति से संबंधित संचार और यातायात की सुविधाएं कैसी हैं, उस वस्तु पर लगाई गई टैक्स पॉलिसी कैसी है, और उस वस्तु के पूर्तिकर्ताओं के बीच समझौता क्या है, कैसा है, इन सारी बातों को हम कहते हैं पूर्ति के निर्धारक तत्व। पूर्ति के निर्धारक या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये पूर्ति के निर्धारक तत्व हैं। तो हमारा ये सप्लाई पूर्ति फलन के माध्यम से हमने पूर्ति के निर्धारक तत्वों को समझा है। हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम आते हैं अपने उस प्रश्न पर जो प्याज की कीमत से संबंधित शुरू में हमने देखा था अपने स्क्रीन पर। देखिए होता क्या है, क्रॉस क्वेश्चन जो आया था, क्रॉस क्वेश्चन ये आया था कि भी पूर्ति का नियम जब है, कीमत जब बढ़ती है पूर्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन प्याज की कीमत बढ़ती है तो प्याज की पूर्ति बढ़ती नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, देखिए जो पूर्ति का नियम होता है, पूर्ति का नियम दो चरों की बात करता है। दो चर क्या क्या है? एक वस्तु की कीमत और दूसरा वस्तु की पूर्ति। ये दो चर है। ठीक है, जब तक बात इन दो ही चरों के बीच में होगी, कोई तीसरा चर, ये सब चर हैं, ये भी एक चर है, ये सभी एक एक चर हैं, तो जब तक इन दो चरों के बीच में बात होगी तब तक पूर्ति का नियम अक्षरशः लागू होता है। ठीक है, जैसे इन दो चरों के बीच में कोई एक चर और आ जाता है तो फिर पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाता है, चीजें गड़बड़ा जाती है। इसको हम समझेंगे कैसे होता है ऐसा। हमने शेयर मार्केट का उदाहरण लिया था जब हम इसको पढ़ रहे थे, ई
एक्स की भविष्य में संभावित कीमत, इसको जो हम पढ़ रहे थे, है ना, शेयर मार्केट में जो शेयर बिक रहा है उसका हम उदाहरण लेके चल रहे थे। अब यहां पर हम उसी उदाहरण को प्याज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या होता है, कोई वस्तु है प्याज, ठीक है, प्याज का कीमत मान लीजिए अभी 40 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रहा है, ठीक है। अचानक से प्याज की कीमत बढ़ती है, पता चलता है कि प्याज की कीमत बढ़ने वाली है या बढ़ रही है, 40 से 50 हो जाती है, फिर 60 हो जाती है। तो बेचने वाला क्या सोचता है, जो सप्लायर हैं, जो होलसेलर्स हैं, हम सिर्फ अपने नजदीक के बेचने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्पादक की भी बात कर रहे हैं, और जो उसके बीच में जो सप्लाई चेन में जो बीच में जो उत्पादक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर्स हैं, जो बड़े कारोबार करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो जिनके पास ज्यादा प्याज होता है, जिनके पास कम होता है वो तो बिक जाता है, वो तो 40 का रेट 50 होता है, वहीं पर उनका प्याज खत्म, 50 के रेट में ज्यादा बेच देते हैं, उनका प्याज खत्म हो जाता है। लेकिन जिनके पास ज्यादा मात्रा में स्टोर है प्याज, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि प्याज की कीमत और बढ़ने वाली है, 50 हो गई है, 60 हो गई है, हो सकता है कल को 80 हो जाएगी, है ना। कल 80 होगी तो वो क्या करेंगे, 70 के रेट पे प्याज को नहीं बेचेंगे, आज वो 70 नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे, क्योंकि एक दिन वेट करना है, अगले दिन 10 रुपए और ज्यादा यानी 20 रुपए और रिटर्न मिलने वाले हैं, है ना। अगर कीमत 80 से आगे और बढ़ने की संभावना होगी तो वो 80 पे भी नहीं बेचेंगे, वो उस रेट पे बेचेंगे जहां वो मानते हैं कि हाँ प्याज का रेट 100 रुपए किलो तक जाएगा, तो वो 100 रुपए किलो से लेके 60 से 100 के बीच में प्याज को होल्ड कर देंगे, प्याज की बिक्री नहीं करेंगे, प्याज को जो है बाजार में नहीं उतारेंगे। जब प्याज की कीमत 100 रुपए हो जाएगी फिर प्याज को बाजार में उतारेंगे। तो 60 से 100 के बीच में जो रेट कितने भी कीमत बढ़ा दो, प्याज की सप्लाई शॉर्टेज जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि जो होलसेलर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा मात्रा में वस्तु होती है बेचने के लिए, वो सप्लाई को होल्ड कर देते हैं या सप्लाई को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में ज्यादा कीमत मिल सकती है, ज्यादा कीमत मिलते समय ज्यादा मात्रा बेचेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तो यहां पर तीसरा फैक्टर काम कर जाता है, ई वाला, भविष्य की संभावित कीमत, भविष्य की अनुमानित कीमत भी कह सकते हैं इसको हम, भविष्य की संभावित कीमत। तो प्याज के मामले में प्याज की कीमत तो काम करती है, प्याज की पूर्ति भी उसकी पूर्ति भी काम करती है, लेकिन एक फैक्टर बीच में और आ जाता है, प्याज की भविष्य में संभावित कीमत। प्याज की भविष्य में संभावित कीमत अगर बढ़ने वाली है तो वस्तु की पूर्ति आज रोक दी जाएगी, आज कम कर दी जाएगी। और अगर भविष्य की संभावित कीमत अगर गिरने वाली है, मान लीजिए अभी 50 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और पता चलता है कि कल हो सकता है प्याज की कीमत बहुत गिर जाए, 40 पे आ जाए, तो बेचने वाला क्या करेगा, आज ही ज्यादा बेच देगा, ठीक है। तो कीमत गिरने पर ज्यादा भी बेचा जा सकता है, कीमत बढ़ने पर कम भी हो सकता है बाजार में सप्लाई। उस कंडीशन में जब ये तीसरा चर, ये वाला फैक्टर जब बीच में आता है ना, तो ये इस वजह से हम देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर सामान्यतः बाजार में देखा जाता है कि उसकी पूर्ति बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। कम इसलिए होती है क्योंकि अन्य फैक्टर्स बीच में अपना काम कर जाता है। जहां पर ये अन्य फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, अन्य बातें जहां पर अपना काम नहीं कर पाएंगी, वहीं पर हम कहेंगे अन्य बातें समान रहने पर, यानी अन्य बातें अपने काम नहीं कर रही हैं, तब क्या होगा, या अपनी अन्य बातें अपना काम उतना ही कर रही हैं जितना पहले कर रही थी, है ना। समान रहने पर का मतलब ये है। तो वहां पर क्या होगा, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। उम्मीद है आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। हम इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले बार में हम अपना नया वीडियो लेके आएंगे।